हेलो, आई एम रसाल सिंह मान, करंटली एन इंटर्न एट वीएमसी इन सफदरजंग हॉस्पिटल एंड आज मैं डिस्कस करूंगा अपनी यूएसएमएली जर्नी के बारे में कि मैंने यूएसएमएली स्टेप 1 कैसे दिया था, कब दिया था, क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे एंड क्या-क्या की पॉइंट है जो मुझे लगता है कि सबको पता होने चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में होंगे जिन्हें स्टेप 1 नहीं दिया होगा या बाहर जाने का सोच रहे होंगे। तो जस्ट अ बेसिक गाइडलाइन कि कैसे होगी। मैंने जब अपना स्टेप 1 दिया था, तब वो पास-फेल नहीं था, उसमें स्कोर था, बट अभी पास-फेल हो गया है। तो इसमें से तुम्हें भी कुछ टेकअवेज़ बता दूँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं एंड सो लेट्स बिगिन। तो मैं अपना पहले टाइमलाइन दिखा देता हूँ। तो मुझे स्टेप 1 के बारे में पता चला था अपने थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया था कि स्टेप 1 में क्या होता है, बाहर जाने का एग्ज़ाम है। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जाके तुम कर सकते हो, क्या-क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो आई स्टार्टेड यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टेप 1 रिसोर्सेज, पथोमा, स्केची अपने क्या कहते हैं इसको, कॉलेज की पढ़ाई के लिए। इसक कौन से रिसोर्सेज़ मैंने यूज़ किए थे एंड कौन से मैं सजेस्ट करूँगा, वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। बट ये जनरल आइडिया तुम्हें देता हूँ। फिर 2020 में पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक आने के बाद कॉलेज तो चल ही रहा था, ऑनलाइन वगैरह क्लासेस थी, बट साथ-साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी स्टेप 1 के लिए चल रही थी। एंड डेट्स मिलना तब थोड़ा मुश्किल था, तो स्टेप 1 की मुझे डेट नहीं मिल पाई थी। तो मैंने अपना फिर पैंडेमिक के बाद जो थर्ड प्रॉफ है, अपना थर्ड प्रॉफ दिया। थर्ड प्रॉफ के बाद जाकर के मैंने अपना स्टेप 1 दिया, जब मेरे फाइनल प्रॉफ की तैयारी हो रही थी। ठीक है? एंड मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था 24th जनवरी 2022, व्हिच वाज़ जस्ट 2 डेज़ बिफोर इट वाज़ गोइंग पास फेल। तो मैंने बोला कि मुझे स्कोर रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने अपना एग्ज़ाम पास फेल में नहीं दिया। एंड उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने अपने अपने प्रॉफ की तैयारी कर दी थी एंड मेरे सेंटअप्स एंड प्रॉफ्स आ गए थे। सेंटअप्स एंड प्रॉफ्स होते हैं, वही फाइनल एग्ज़ाम होते हैं जो हमारे एमबीबीएस के होते हैं। अब रिसोर्सेज़ की बात की तो ये आप देख सकते हो कि मैंने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ किए थे। सो देयर वर लॉट ऑफ रिसोर्सेज़। मतलब जो पर मैं की रिसोर्स आपको बता दूँगा कि अभी आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, पास फेल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो ये कुछ रिसोर्सेज़ थे, जैसे कि नजीब मुझे मिल गया था। फर्स्ट ईयर में ही कुछ जैसे फिज़ियोलॉजी वगैरह के बहुत अच्छा पढ़ाता था, तो मैं अपने लेक्चर्स के साथ-साथ नजीब देखता रहता था। एंड कप्लान की मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। पथोमा पैथोलॉजी के लिए बहुत सही है। कोस्टेंज़ो मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था कि आप कोस्टेंज़ो यूज़ कर सकते हो फिज़ियोलॉजी के लिए। इट्स द बेस्ट बुक इन माय आई थिंक इन माय ओपिनियन, जो फिज़ियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाती है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप आराम से बैठे-बैठे घर में पढ़ सकते हो। देन आता है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, फिज़ियो, स्केची। अब कुछ ना एंड फर्स्ट एड भी है, पर मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। अब इनमें से कुछ रिसोर्सेज़ हैं, जैसे कि कप्लान बायोकेमिस्ट्री हो गया। अगर आप पास फेल एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो कप्लान बायोकेमिस्ट्री इज़ अ मस्ट, ठीक है? आपके बायोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। पैथोलॉजी के लिए आप सिर्फ पथोमा पे डिपेंड करो, ठीक है? एंड फिजियोलॉजी एंड थोड़ी बहुत एनाटॉमी के लिए यू कैन डू अ रिसोर्स कॉल्ड फिजियो, या आप फिजियो कर सकते हो। एंड ओवरऑल चीज़ों को याद करने के लिए आई विल प्रेफर स्केची। स्केची, माइक्रो, पैथ, फार्मा, पैथोलॉजी मैंने चारों की चारों की थी। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी इस रिसोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं, जिस तरीके से ये इमेजेस को यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए, दैट इज़ द बेस्ट। अभी भी मेरे को कुछ-कुछ इमेजेस हैं स्केची की याद आती है, मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ, बस दिमाग में पॉप कर जाता है। मैं नीट पीजी का भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने स्केची बहुत टाइम से देखा नहीं है, कुछ नहीं किया, बट एग्ज़ाम में आपके वो इमेज आपके सामने आ जाएगी एंड आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो स्केची इज़ अ मस्ट। तो कप्लान बायोकेमिस्ट्री, पथोमा, फिजियो, स्केची इज़ अ मस्ट, ठीक है? अगर आप अभी पास फेल की तैयारी कर रहे हो यूएसएमएली स्टेप 1 के लिए। अब बात रही फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड ऑफ कोर्स सबको पता है, बाइबल है, ठीक है? आपका 50 टू 60% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे किसी न किसी फॉर्म में फर्स्ट एड में दिए होंगे। फर्स्ट एड को पढ़ने का तरीका कौन-सा है? एक तरीका होता है पैसिव लर्निंग, मतलब आप बस चीज़ों को देखते रहो, पढ़ते रहो, जैसे नॉर्मल पढ़ाई किताब की करते हैं, वो पैसिव लर्निंग में जाती है। दूसरी है एक्टिव, कि आपको दिमाग से रिकॉल करना होता है। तो उसके लिए आप एंकी यूज़ कर सकते हो। मैंने एंकी की भी एक वीडियो पहले बनाई थी, वो आप देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फर्स्ट एड के एंकी के फ्लैश कार्ड्स आते हैं। आप उसको यूज़ करो, ना कि फर्स्ट एड की बुक यूज़ करो। ये मेरे ओपिनियन में आपको ज़्यादा अच्छी मेमोरी रिटेंशन देगा, जिससे आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है? तो फर्स्ट एड के आपको इस तरीके से सारे फैक्ट याद रहेंगे। एक और जो की रिसोर्स है, मैंने स्टार में मार्क किया हुआ है, मेलमान मेडिकल पीडीएफ। ये मुझे अपने डेडिकेटेड पीरियड, मतलब जो मैंने लास्ट का यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, 2 महीने का मेरा डेडिकेटेड पीरियड, मतलब वो होता है कि आप सिर्फ़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रॉफ के बारे में नहीं सोच रहे, कल्चरल एक्टिविटीज़, दोस्तों के साथ घूमना वगैरह कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है? आपका काम है सिर्फ़ पढ़ाई करना। तो हमने तब मुझे जाकर के मेलमान मेडिकल पीडीएफ मिली थी। मेरे को बहुत लेट मिली थी, बट आप स्टार्टिंग से इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। इसमें सारे एनबीएमई होते हैं, जो प्रीवियस ईयर रिटायर्ड क्वेश्चन्स होते हैं यूएसएमडी के।
उनके प्रीवियस जितने भी एनबीएमई हैं, आई थिंक 19 एनबीएमईज़ के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, इसने अपनी पीडीएफ में एकदम शॉर्ट फॉर्म में विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन डाले हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स मैं कहूँगा, आप इसी से बेशक स्टार्ट भी कर सकते हैं यूज़ करना। एंड मैंने अपनी डैम्स की भी क्लासेस लगाई थी यूएसएमडी के एक टाइम पे, तो डैम्स की साइकाइट्री मैंने अच्छे से की थी। तो ये हो गए हमारे रिसोर्स सारे। तो अब रिसोर्स के बाद क्यू बैंक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग होती है, तो क्यू बैंक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। होता है क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तब ना आपको जो भी आपने पढ़ा है आपको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। रिकॉल करते हो तो आपके दिमाग में साइनैप्सेस अच्छे से फॉर्म होते हैं, तो आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा मेंटेन होती है। तो आप जितने ज़्यादा क्यूब क्वेश्चंस कर सकते हो करो। मैंने तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस कर लिए थे, क्योंकि मैंने मैंने जैसे बताया कि मैंने थर्ड सेमेस्टर से क्वेश्चंस करने थोड़े बहुत स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने पास्ट टेस्ट का क्वेश्चन बैंक का प्लान, यूएसएमली, आरएक्स, एमबॉस, यू वर्ल्ड, एनबीएम, ये सारे इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो लगभग जो मैंने पूरे क्वेश्चंस किए, तो देवर अराउंड 21,000 क्वेश्चंस। बट यू डोंट हैव टू डू 21,000 क्वेश्चन टू गेट अ गुड स्कोर इन यूएसएमली स्टेप वन। ठीक है, अभी तो पास फेल हो गया, तो यू फॉर गेटिंग अ फॉर पासिंग द एग्जाम विद अ डिसेंट मार्जिन, यू डोंट नीड टू डू सो मेनी क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि एक तो आपको बहुत सारे पेशेंट केसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड बहुत अच्छा रिकॉल होता है, एंड मैं बोर हो जाता हूँ पढ़ पढ़ के, तो मुझे क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इसलिए इतने सारे अराउंड 21,000 क्वेश्चंस किए थे। कितने घंटे मैंने पढ़ाई की थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं डेली 7 टू 8 आवर्स स्पेंड कर रहा था। आप मान के चलो कि इतने टाइम से रोज़ पढ़ रहा है, प्रॉफ की तैयारी कर रहा है वगैरह। तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की थी। कितने घंटे लगे आई डोंट नो, बट ड्यूरिंग डेडिकेटेड आई कैन से 6 टू 8 आवर्स मैं आराम से कर रहा था वो 2 महीनों में। कभी-कभी 10 बा लास्ट के कुछ दिनों में 10, 12, 13 घंटे भी हो गए थे। बट 6 टू 8 आवर्स आई वुड से वाज़ माय एवरेज। टेस्ट स्कोर्स की अभी बात करें, तो मैंने स्टार्टिंग जैसे ही स्टार्ट कर रहा था पढ़ाई के लिए, तो मैंने स्टार्ट किया था एमबॉस के एक मॉक टेस्ट या असेसमेंट टाइप टेस्ट था। तब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे 217 मार्क्स आ रहे थे। ये मैंने 2019 में दिया था। एंड फिर 2020 में वापस ऐसी एग्जाम क्या कहते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए मैं दे दिया था, तो अराउंड मेरे आए थे 242 मार्क्स आए थे। एंड ये आप एनबीएमई मेरे स्कोर्स देख सकते हो, मैंने सारे एनबीएमई के स्कोर्स अटेम्प्ट किए थे। सो यू कैन सी कि माई स्कोर स्टार्टेड विद 217, धीरे 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 करके इट बिकेम क्लोज टू 268। दिस वाज जस्ट 3 डेज बिफोर माय एग्जाम। तो मेरा फाइनल स्कोर तो आया 258, बट बिफोर माय एग्जाम इट गिव मी एन आइडिया कि ओके मैं अच्छा एग्जाम में कर सकता हूँ। एंड यू वर्ल्ड को भी आप देख सकते हो, 8 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, 8 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, आई गॉट अ स्कोर ऑफ 247, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई एंड द सेकंड यूएल असेसमेंट आई गॉट अ स्कोर ऑफ 264। एंड फ्री 120 की एग्जाम पेपर होता है, जिसमें एनबीएमई अपने 120 क्वेश्चन डालते हैं, जिसको आप बाद में बैठ कर मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें रफली आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम होगा कैसे। तो फ्री 120 में मेरा 83% आया था। तो दीज वर द एग्जाम्स दैट आई गिव। तो आप देखोगे इतने सारे टेस्ट एग्जाम्स और इन सबको मिला के बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे। फ़ायदा ये हुआ कि अब कभी-कभार मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता था, मैंने बस क्वेश्चन देखा, मुझे समझ आ गया क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में, मुझे आंसर पता चल गया विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन। बस वो क्वेश्चन की हल्की बहुत थोड़ी बहुत लैंग्वेज देख के मुझे समझ आ गया, इमेज देख के समझ आ जाता था कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। सो दैट इज़ व्हाट प्रैक्टिस हेल्प्स यू विद। अब एग्ज़ाम डे की बात करें, सो आई गेव माई एग्ज़ाम इन मुंबई, ठीक है? तो मेरी स्लीप वेक साइकिल बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी एग्ज़ाम से पहले। सो बिफोर द एग्ज़ाम आई कुड ओनली स्लीप फॉर 2 आवर्स। आई वेंट टू स्लीप अराउंड 4 एएम, एंड मुझे वापस 6 एएम उठना था, फिर जाके एग्ज़ाम भी देना था 8 बजे। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, तो यू start developing better sleep habits, you start taking some consultations with some doctor कि मुझे नींद नहीं आ रही है, and if they can prescribe something. I didn't go through that route because मैं एंडी हुबरमैन की वीडियोस देख रहा था, एंड मैंने अपनी स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी कर रखी थी। बट एग्जाम के टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज दिस एग्जाम यू कैन ओनली गिव वंस। नीट पीजी जैसे एग्जाम आप बहुत बार दे सकते हो साल में, मतलब बहुत बार साल में नहीं दे सकते, पर आप जितनी बार चाहो आप एग्जाम नीट पीजी का दे सकते हो। बट यूसेमबी स्टेप वन इज अ वन टाइम एग्जाम। सो इवन दो आई हैड गुड टेस्ट स्कोर्स पहले, आई वाज वेरी क्या कहते हैं एंग्शियस कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। एंड ये एग्ज़ाम होता 8 घंटे का एग्ज़ाम है, तो आप मानो कि 2 घंटे नींद नहीं आई है, एंड वो 8 घंटे करने थे, तो इट वाज़ रियली, रियली टैक्सिंग। मतलब 3-4 ब्लॉक तक आई वाज़ अवेक। लास्ट के आपको बता रहा हूँ 2-3 ब्लॉक में सो टायर्ड कि मतलब मैं लिटरली बस क्वेश्चन ऐसे देख पा रहा था, एंड आई वाज़ जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस बिकॉज़ आई कुडन्ट इवन फोकस कि क्वेश्चन है क्या? बट बिकॉज़ मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, कुछ कीवर्ड से मुझे आइडिया लग जाता था किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है ये, एंड इसका आंसर क्या होगा। सो मैं वैसे सजेस्ट करूँगा कि यू डेवलप गुड स्लीप हैबिट्स बिफोर गिविंग द एग्जाम, एंड अपनी ब्रेक्स को अच्छे से मैनेज करना। व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि लाइक
1 घंटा मैंने मतलब 1 घंटे का मैंने ब्लॉक किया, देन आई यूज्ड टू टेक अ 10 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटे का ब्लॉक किया, फिर 10 मिनट ब्रेक। ऐसे-ऐसे करके मैंने ब्रेक लिया क्योंकि आई वाज़ सो टायर्ड, तो मेरे को ब्रेक लेने बहुत ज़्यादा नेसेसरी थे, नहीं तो मैं एग्ज़ाम के बीच में सो जाता। बट अगर आपकी नींद अच्छी है एंड आपने मतलब पूरी एग्ज़ाम के लिए तुम पूरी तरह से फ्रेश हो, तो आप 1-2 ब्लॉक साथ में दे सकते हो, उसके बाद छोटी-सी ब्रेक ले सकते हो। तो यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर 2 ब्लॉक्स दिए, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर लंच किया, उसके लिए यू कैन टेक अ 20 मिनट ब्रेक। तो उस हिसाब से तुम कर सकते हो। सो मेरे आते-आते एग्ज़ाम के एकदम एंड में आई वाज़ सो टायर्ड कि मेरे को लिटरली मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। इट वाज़ सो टायर्ड, आई वाज़ सो टायर्ड। तुम उसके बाद क्या कर सकते हो, खाने के बीच में जब तुम खा रहे हो तो यू कैन टेक अ प्रोटीन बार एंड यू टेक सम कॉफी, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, ताकि यू कैन स्टे फोकस्ड फॉर द एग्जाम्स। ठीक है? एंड एक चीट शीट अपनी रेडी रखना। चीट शीट क्या होती है, जिसमें तुम अपने सारे जैसे कहते हैं ना बायोस्टैट्स के फॉर्मूले, फार्माकोलॉजी के फॉर्मूले तुम अपने पास लिख के रख सकते हो। ठीक है? तो बाकी एग्जाम की तरह यूएसएमएलई में क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है कि तुम बीच में बैठ के ना पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें जो ब्रेक टाइम है, तुम अपनी किताबें जाके खोल सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अपनी चीट शीट एक रेडी रखना, ठीक है? तुम्हें बार-बार वो बीच में रिवाइज़ करनी पड़े, तुम जैसे ही अंदर आओ, तुम्हारे पास बोर्ड मिलेगा, तो उसमें अपने चीट शीट के जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो लिख देना। तो और कुछ नहीं होगा, तुम वैसे क्वेश्चन्स जो आएँगे, तुम उनको फ़ास्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं अपनी चीट शीट अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, तो तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? उसका लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है? दिस एग्ज़ाम इज़ डूएबल अगर तुम अपना फ़ोकस मेंटेन करके रखो। तो 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 7 ब्लॉक्स होते हैं, बीच में 1 घंटा ब्रेक होती है। तो इफ यू टाइम योर ब्रेक्स वेल, टाइम योर न्यूट्रिशन वेल एंड तुम्हारी स्लीप वेल एंड एवरीथिंग इज़ प्रॉपर्ली टाइम्ड, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, तो तुम आराम से एग्ज़ाम को कर सकते हो, ठीक है? पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हो गया। तुम फर्स्ट इंसान होगे जो टेस्ट देने आएगा, तुम लास्ट इंसान होगे जो टेस्ट देके जाएगा, यूएसएमएलई एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सेंटर में बच्चे बैठे होते हैं। बाकी टोफल वाले, बाकी एग्ज़ाम देने वाले आएँगे, एग्ज़ाम देके चले जाएँगे। सो हो जाता है एग्ज़ाम, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। अब कुछ टेक अवेज़ हैं स्पेशली फॉर द पीपल जो पास फेल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली बात है कि एक क्यू बैंक काफ़ी है, ठीक है? दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यूवर्ल्ड इज़ बेटर देन इज़ द बेस्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक ऑफ फॉर स्टेप 1, बट आई डिसएग्री। यूवर्ल्ड अच्छा था एक टाइम पे जब उसके क्वेश्चंस लिमिटेड थे। अब यूवर्ल्ड में बहुत सारा जार्गन है, बहुत सारे फालतू क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। एक टाइप के क्वेश्चन 10 बार पूछे हुए हैं, नहीं आते एग्ज़ाम में। एंड तुम्हें सीखना भी है, ठीक है? अगर तुम फर्स्ट एड पढ़ रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यूएसएमएलई आरएक्स करो, ठीक है? उसमें क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स होते हैं वो हाइलाइटेड होते हैं, फर्स्ट एड की पेज भी बताया हुआ होता है, तो तुम साथ-साथ रेफर कर सकते हो। सो अगर तुम्हें पास फेल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो आई विल से टेक यूएसएमएलई आरएक्स, नॉट यूवर्ल्ड। यूएसएमएलई आरएक्स में सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है? एंड तुम्हारा एग्ज़ाम भी पास हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि एनबीएमई इसको करनी ही है। तो एक क्वेश्चन बैंक जिससे तुम्हें सीखना है, तो आई विल गो फॉर यूएसएमएलई आरएक्स। ठीक है? सेकंड पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया, फोकस ऑन एनबीएमईज़। एनबीएमई रिटायर्ड क्वेश्चन्स है, ठीक है? एनबीएमई लोग एकदम लास्ट में आके करते हैं। मैंने भी थोड़ी गलती की थी कि मैं एकदम कुछ-कुछ एनबीएमईज़ मैंने एकदम एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ कर लिए थे। बट आई से थोड़ा-सा अपना टाइम लेके एनबीएमईज़ करते रहना, बिकॉज़ इट विल गिव यू सम इनसाइट। क्योंकि बताऊँ क्वेश्चन आई विल से कि इतना चेंज नहीं होता, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है? तो इफ यू फोकस ऑन एनबीएमईज़ तो तुम आराम से क्या कहते हैं यूएसएमएलई स्टेप 1 निकाल सकते हो, ठीक है? बट सारे करना, ठीक है? एंड एक और था, ट्राई टू गेट अ 3 टू 4 मंथ डेडिकेटेड पीरियड। मतलब तुम्हें चाहिए 1-2 महीने, 3 महीने तुम्हें चाहिए कि जिसमें कोई भी और इंटरप्शन ना हो। ऐसा ना हो कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद सडनली प्रॉफ आ जाए या उससे बीच में कोई एग्ज़ाम आ जाए। तुम्हें 3-4 महीने चाहिए जिसमें तुम डेडिकेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। इवन दो द एग्ज़ाम इज़ पास फेल, ठीक है? पर तुम निकाल सकते हो। मैंने कुछ लोगों को ट्यूटर किया जो 1 महीने में जिन्होंने स्टेप 1 की तैयारी की है, स्टेप 1 पास निकाल चुका है। तो विद राइट रिसोर्सेज़ यू कैन डू इट, बट मतलब मैं कहूँगा फिर भी 2-3 महीने अपने पास रखना। एंड फोकस ऑन शॉर्ट हाई यील्ड रिसोर्सेज़। बहुत रिसोर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है? जैसे लोग बोल रहे हैं कि हम प्रेप लैडर या मैरो या कुछ करें, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो। सिर्फ यूएसएमएलई के शॉर्ट रिसोर्सेज़ करो, बहुत हाई यील्ड है। जैसे मेंशन किए थे, मैं स्टार वाले मार्क कर दिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो स्टार वाले जो मैंने मार्क किए हैं, उन वाले रिसोर्सेज़ को करोगे तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, ठीक है? एंड मेमोराइज़ेशन इट्स अ वेरी हेवी मेमोराइज़ेशन ड्रिवन एग्ज़ाम, ठीक है? क्योंकि हमें लगता है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हैं, ठीक है? एंड एनालिटिकल एग्ज़ाम है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो सीधा रट्टे एग्ज़ाम होते हैं, बट ये एनालिटिकल एग्ज़ाम है। पर एनालिसिस करने के लिए कि एक पेशेंट की प्रेज़ेंटेशन आई है, उसका डायग्नोसिस क्या है, यू हैव टू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज, एंड उन बैकग्राउंड नॉलेज को तुम्हें याद होना चाहिए। सो अगर तुम बैकग्राउंड नॉलेज तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें कुछ बेसिक ट्यूमर मार्कर्स याद नहीं है, तुम्हें बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ याद नहीं है, तो ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बट अगर तुमने वो अच्छे से याद कर लिया, तो एग्ज़ाम तुम आराम से दे सकते हो। तो उनके लिए आई विल सजेस्ट एंकी। एंकी में एक टेक होती है जिसका नाम है एंकिंग डेक, ठीक है? तो अगर तुम एंकिंग डेक कर रहे हो,
तो तुम्हारा हो जाएगा। उसमें 30,000 कार्ड्स हैं, ठीक है? पर तुम्हें 30,000 नहीं करने हैं। मैं एक फ्यूचर वीडियो बना दूँगा कि कैसे तुम जो एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं वो निकाल सकते हो, ठीक है? एंड उसकी एंकी को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि तुम्हारी पढ़ाई जल्दी हो जाए। एंकी को यूज़ भी कर सकते हो, तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी कंज़्यूम ना हो, ठीक है? एंड तुम्हें चीज़ें भी याद रहें। स्केची इज़ अ मस्ट। कहीं से भी तुम्हें मिले, स्केची कर लो, ठीक है? स्केची के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं बता रहा हूँ, स्केची एक ऐसी चीज़ है कि मतलब इवन दो 2-3 डाउन द लाइन ना, तुम स्टेप 2 की तैयारी कर रहे होगे, स्टेप 3 की तैयारी कर रहे होगे, वो इमेजेस तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, ठीक है? तो अगर तुम स्केची पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ओवरऑल इन द फ्यूचर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, ठीक है? एंड एक तो हमने बात कही थी कि एक्टिव लर्निंग इज़ बेटर देन पैसिव लर्निंग, ठीक है? तो आप 2 तरीके, आप सिर्फ़ किताबें पढ़ते ना रहें, ठीक है? आप क्वेश्चंस करें, आप एंकिंग करें, ठीक है? आप एंकिंग की डेस्क करें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है? क्योंकि ऐसा होगा कि आपने 3-4 बार फर्स्ट एड पढ़ ली, इतनी बार किताबें पढ़ ली, इतनी बार वीडियो देखी, फिर आप वापस क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, आपको लग रहा है मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, ये होगा। तो आप ना स्टार्टिंग से ही एक्टिव लर्निंग वाले प्रोसेसेस पे आप फ़ोकस कीजिए, ठीक है? एंड अगर आपके पास एक स्टडी पार्टनर है जो आपके कॉलेज में या आस-पास में कोई स्टेप 1 की तैयारी कर रहा है, तो साथ में बैठ के आप पढ़ सकते हो, साथ में डिस्कस कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड था मोहित करके, तो हम लोग साथ में रिसोर्सेज़ वगैरह शेयर करते रहते थे, बताते रहते थे कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना। एंड तो इस तरीके से तुम्हें एक वो होती है, कम्राडरी रहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, तुम मोटिवेटेड रहते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि यूएसएमएली बहुत ही लोनली थोड़ी-सी जर्नी है, ठीक है? तुम्हारे 150 के बैच में, 200 के बैच में 10 लोग यूएसएमएली की तैयारी करेंगे, तो तुम्हें लगता है कि यार मैं कहाँ हूँ? ठीक है, मैं बाकी लोग के कंपैरिज़न में कहाँ हूँ? कोई है नहीं साथ में पढ़ने वाला, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अपने बडीज़ ढूँढो, ठीक है? अगर ढूँढोगे तो लोग मिलेंगे, अपने कॉलेज में नहीं तो आस-पास वाले कॉलेज में मिलेंगे। तो यू कैन हैव अ पार्टनर जिसके साथ तुम थोड़ा बहुत क्या कहते हैं डिस्कस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? अवॉइड टॉक्सिक पीपल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैनी पीपल विल कम एंड डीमोटिवेट यू कि यार यूएसएमडी स्टेप 1 दे रहा है तो तू इंटर्नशिप के बाद दे, ठीक है? बीच में देगा तो फेल हो जाएगा, एंड क्या कहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएगा। तो आई एम बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जिनने 3rd ईयर में बैठे-बैठे यूएसएमडी स्टेप 1 दिया है, ठीक है? एंड अगर आप इंटर्न हो, पोस्ट इंटर्न हो, कोई भी आपके पास टाइम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टडी, ठीक है? डिसेंट अमाउंट ऑफ हाई यील्ड स्टडी के साथ आप स्टेप 1 दे सकते हो, ठीक है? तो जो लोग बोलें कि यार स्टेप 1 ये है, इतने पे रिसोर्सेज़ लगेंगे, वो लगेंगे, तो उनको थोड़ा-सा अवॉइड करना, ठीक है? तो एंड तुम एग्ज़ाम आराम से दे पाओगे। साथ ही साथ यार अपनी एक 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ एंड हॉबीज़, ठीक है? तो अपनी मेंटल हेल्थ का साथ-साथ एग्ज़ाम के ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने लिए साइक्लिंग करता था, थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करता था, लोगों से मिलता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तैयारी इतनी डिफ़िकल्ट है, अगर आप बिल्कुल अपनी सारी हॉबीज़ छोड़ दोगे तो आप ना एकदम आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो टू मेंटेन योर एफिशिएंसी यू हैव टू कीप अप विद योर हॉबीज़, ठीक है? एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा, रिविज़न इज़ की, ठीक है? बार-बार प्रैक्टिस करना, बार-बार कार्ड्स करना, बार-बार जो-जो तुम्हारे क्वेश्चन्स गलत हुए हैं, उनको रिवाइज़ करना इज़ की, ठीक है? इससे तुम्हें चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है? याद भी रहेंगी। एक 80-20% का रूल है, अगर तुम्हें वो नहीं पता तो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 क्वेश्चन्स किए, ठीक है? उसमें से मेरे 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। इन 20 क्वेश्चन्स में ये 20 क्वेश्चन है जिसके नेक्स्ट टाइम 80% क्वेश्चन अगेन रॉन्ग होंगे, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन्स को या तो एक पीडीएफ बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, बार-बार करने की कोशिश करो, ताकि वो टाइम बाय टाइम धीरे-धीरे करके वो राइट होने लग जाए, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आने लग जाए। क्योंकि जो मिस्टेक आज कर रहे हो ना, वो 90% 80% ऑफ द चांस, ठीक है, तुम वही मिस्टेक तुम जाकर के एग्ज़ाम में वापस करोगे। तो फोकस ऑन दिस 80-20% रूल पे, ठीक है? एंड इन द लास्टली फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ठीक है? अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बनाए रखना। कुछ कभी-कभार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि तुम इतने ज़्यादा फ़ोकस हो जाते हो, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम में घुस जाते हो कि तुम अपने सारे लोगों से कट ऑफ हो जाते हो। तो कट ऑफ मत होना, लाइब्रेरी में जाना, लोगों से मिलना, पेरेंट्स को रेगुलरली कॉल करना। जो लोग हॉस्टलर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि पेरेंट्स दूर रह रहे हैं, एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो ट्राई टू मेंटेन क्या कहते हैं, मेंटेन अ कनेक्शन विद योर फैमिली, कम्युनिकेशन विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई लाइक टू से कि जो भी स्टेप 1 के बारे में सोच रहा है, यूएसएमएल जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहा है, कुडोज़ टू यू। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड डेडिकेशन टू स्टार्ट दिस जर्नी। एंड आई लाइक टू अनाउंस कि मैं आई डू टेक सम क्लासेस, प्लानिंग क्लासेस, वन ऑन वन क्लासेस, की
जो लोग इंटर्न हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, पीजी, सुपर स्पेशलिस्ट, तो आई डू टेल देम अ प्लान, उनके लिए पूरा प्लान बना के देना कि कैसे वो एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज़ उनकी नीड्स के हिसाब से उनको प्रोवाइड करना, ताकि वो यूएसएमएलई स्टेप 1 में अच्छा कर सकते हैं, पास हो जाए पहली राउंड में, ठीक है? तो आई डू टेक अ फी फॉर दैट, मैंने अपनी नीचे वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, मैं अभी वीडियोस और बनाता रहूँगा। एंड एट विच एवर पार्ट जर्नी यू आर ऑन, नीट की जर्नी पे हो, स्टेप 1 की जर्नी पे हो, पीजी की जर्नी पे हो, all the best. It takes a lot of courage to even think about getting into this field. All the best, guys. Take care.